हम यहाँ देखने को मिल रहा है हमारे शहर में ही अगर हम देखें तो हमारे यहाँ एम्स भी है और हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल भी है और दूसरे प्राइवेट अस्पताल भी है। तो ऐसा क्या अंतर आ जाता है ट्रीटमेंट में? अगर कुछ ट्रीटमेंट में फर्क हो तो मैं जानना चाहूंगा। वे ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो कुछ अलग होता है या कुछ बताएंगे सर? मोडस ऑफ ट्रीटमेंट सेम रहेगा मोटा मोटा, क्योंकि बीमारी जो है उसी के हिसाब से फिक्स प्रोटोकॉल्स में ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जो इश्यूज आते हैं वो सोशल ज़्यादा है, साइंटिफिक कम है। एम्स का एक अपना सिस्टम है, वहाँ का वेटिंग है। गवर्नमेंट सेक्टर का वेटिंग लार्जर है, प्राइवेट सेक्टर में कम वेटिंग में अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट सेक्टर वर्क करता है प्रिडोमिनेंटली फर्स्ट ऑफ द डे, सुबह 8 से 3-4 बजे तक। उसके बाद वो इमरजेंसी में चले जाता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो काम करता है वो करीब करीब सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक काम करता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि ईजी असेसिबिलिटी की वजह से, बेटर कम्युनिकेशन की वजह से गवर्नमेंट सेक्टर के बजाय जो पेशेंट वेट नहीं करना चाहता वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाता है। अदरवाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स और क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। जावेद सर, एक छोटा सा सवाल आपसे वो करना चाहूंगा कि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ तमाम सुविधाएं बढ़ते जा रही हैं, शहर में हाईटेक होते जा रहे हैं हमारे अस्पताल। उसके बावजूद एक बड़ा वर्ग है जो हैदराबाद, बेंगलोर की तरफ रुख करता है, कोई भी अगर उसे तकलीफ आती है। तो क्या ऐसा कुछ है कि वो सुविधाएं हमारे यहाँ कुछ ऐसी हैं जो ना मिल पा रही हो, या वो सुविधाएं हमारे यहाँ कब तक हम ला सकते हैं, उस पर बताएंगे सर? देखिए, आपने जो कहा वो पार्टली राइट है। मैं समझता हूँ कि एक ज़माना था कि रायपुर शहर में या छत्तीसगढ़ में अगर किसी को हृदय का प्रॉब्लम हो जाए या कॉम्प्लिकेटेड हृदय की प्रॉब्लम हो जाए तो वो लोग नागपुर, दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद की तरफ ज़्यादा जाते थे। लेकिन पिछले 10 सालों में जो मैंने देखा है, जब से मैं करीब करीब रायपुर में आया हूँ दिल्ली से, वो जो संख्या है दिन ब दिन कम होते जा रही है। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ज़्यादातर बीमारियाँ जो हम हृदय के संबंधित देखते हैं, उन सब चीज़ों का इलाज यहाँ पे मुमकिन है। सारी कॉम्प्लेक्स जो एंजियोप्लास्टीज जिसको हम कहते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, वो किसी को अगर बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है तो वो, और मल्टीपल हॉस्पिटल्स जो हैं वो ये सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारे बीच सुनील कालरा सर मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आजकल प्लास्टिक सर्जरी और तमाम सुविधाएं, प्लास्टिक सर्जरी बोल लें या तो आजकल तो नाक की और अलग अलग तमाम तरीके की सर्जरी हो रही हैं, तो ये जो है ये सिर्फ हम बॉलीवुड और ये इन सब में ही देखने को मिल रही है, या रायपुर में भी इस तरीके के ट्रीटमेंट हमारे शुरू हो चुके हैं? ये मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 33 ईयर से मैं इस ब्रांच में हूँ, और मेरा एम ये था कि जब रायपुर बहुत छोटा था कि कॉस्मेटिक सर्जरी जो है जो लोगों को यहाँ पर रायपुर में उपलब्ध कराई जाए और एकदम रिजनेबल कॉस्ट में। तो जैसे पहले कॉस्मेटिक सर्जरी थी वो एक बॉलीवुड या फिल्मी सितारों तक लिमिट होती थी, पर आज के समय में जैसे पहले कार एक लग्जरी थी, पर आज क्या कार एक नीड है। तो वैसे कॉस्मेटिक सर्जरी जो है ना, पहले लग्जरी मानी जाती थी, पर आज ये हर घर की एक ज़रूरत बन गई है। इसमें जन्म से लेकर कोई विकृति हो या क्या एक्सीडेंट के बाद के हो, या लोग अगर सुंदर हैं और सुंदर होना चाहते हैं, तो ये अपने कॉन्फिडेंस के लिए की जाती है। पहला ऐसा माना जाता था कि कॉस्मेटिक सर्जरी सुंदरता दूसरों को दिखाने के लिए है, पर इसमें पहला है कि आदमी को खुद को अच्छा फील होना चाहिए, तो उसके हिसाब से वो कॉस्मेटिक सर्जरी कराता है और बाद में दूसरों को फ़ायदा होता है। तो उसके कॉन्फिडेंस से उसको एक जो कॉन्फिडेंस आता है, उससे उसके पढ़ाई लिखाई, उसके एजुकेशन, उसके एक जॉब में, उसकी शादी में, और इसमें बहुत फ़र्क आता है। ये घर घर की ज़रूरत है और घर घर तक ये सुविधाएं दे रहे हैं। रादर मैं बोलता हूँ कि कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए जो हमारे सेंटर में हमने जो सुविधाएं दी हैं, इवन बाहर से पेशेंट आ रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने दुबई और फ्रांस के 2 पेशेंट को ऑपरेशन किया, उनकी चर्बी निकाली, उनके बोटॉक्स फिलर किए, उनके नाक का रीशेपिंग किए, और बहुत सारे इवन बाहर से जो हैं, क्योंकि ये प्लांट सर्जरी होती है, तो बाहर से काफ़ी जो टीवी कलाकार हैं जो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको अच्छी सर्जरी चाहिए, बेस्ट सुविधा चाहिए, कम खर्चे में चाहिए, तो वो हमारे पास बहुत आते हैं। दिल्ली है, बॉम्बे है, इनसे बहुत कलाकार आते हैं। थैंक यू सो मच सर। मेरा अगला सवाल ज्योति मैम से है। मैम, आपने कोविड-19 के समय काफी कार्य किया है और आज हमें देखने को मिल रहा है
कि पोस्ट कोविड जो दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, काफी स्किन से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लमों से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं, तो हम उसको किस प्रकार देखते हैं? इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये पोस्ट कोविड दिक्कतें ही हैं या कोई दूसरे कारण हैं जिनको कोविड से जोड़ा जा रहा है? एक्चुअली कोविड के बाद जो 3 महीने से भी ज़्यादा जो भी सिम्टम्स अगर हमें उससे रिलेटेड मिलते हैं उसको लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड सिम्टम्स बोला जाता है। लेकिन हर कुछ डायरेक्टली कोविड से हम लोग रिलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग ये चीज़ बहुत कॉमनली देख रहे हैं कि जिन लोगों को बचपन में एलर्जी की समस्या थी और जो पिछले 10 साल 20 साल 30 साल से सही रहे हैं, कोविड के इन्फेक्शन के बाद उनमें एलर्जी या एस्थमा की दिक्कत काफ़ी देखने को मिल रही है। ये एक नॉर्मल फेनोमेनन है जो कि किसी भी सीवियर वायरल इन्फेक्शन के बाद हो सकता है। तो इसका डायरेक्टली कोविड से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन चूंकि वो एक वायरल इन्फेक्शन था जिसकी वजह से हमारे बॉडी की इम्यूनोपैथोजेनेसिस में चेंजेस आए हैं और उसकी वजह से ये हुआ है। तो ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो डायरेक्टली कोविड से रिलेटेड नहीं है लेकिन हो सकते हैं। लेकिन हम लोग बहुत सारे स्ट्रोक के केसेस देखते हैं। ये सब चीजें डायरेक्टली कोविड से भी रिलेटेड। सुनील कालरा सर से मैं ये जानना चाहूंगा, सर आप लोग रायपुर में काफी लंबे समय से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और तमाम अलग अलग उस पे आप लोग काम कर रहे हैं, जैसे स्किन बैंक एक नए तरीके का कंसेप्ट है, तो ये क्या है? ट्रांसजेंडर पे आप कुछ काम कर रहे हैं, तो उस बारे में मैं जानना चाहूंगा सर। देखिए, बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है कि जैसे अपने प्रदेश में या पूरे देश में बर्न के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जले हुए जो केस होते हैं और वो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। उनका ट्रीटमेंट एकदम अलग होता है। उनके लिए एक अलग आईसीयू होता है जो हमने बनाया हुआ है, जिसे सुपर बर्न आईसीयू बोलते हैं। उसमें एक्चुअली में सेपरेट क्यूबिकल होते हैं और उसमें हेपा फिल्टर, लैमिनार फ्लो, जीरो बैक्टीरिया सिस्टम होता है। तो जो बहुत ज़्यादा जले हुए पेशेंट होते हैं उनकी जान बचाने के लिए कई बार हमको स्किन की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि आपने देखा कि अभी 3 तारीख को ऑर्गन डोनेशन डे गया है, उस दिन भी हमने इसके बारे में बताया था कि स्किन बैंक जो है वो है काफ़ी समय से, अभी थोड़ा लीगलाइज हुआ है। मैं पिछले 10 साल से उसको चला रहा हूँ और इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति स्किन दे सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ जैसे किडनी है या हार्ट है या लीवर है इनके लिए रहती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और डेथ के 6 घंटे के अंदर ले सकते हैं, इवन घर में जाके हमारी टीम ले सकती है। इसमें जो हम स्किन को प्रिजर्व करते हैं वो पूरे 5 साल तक उपयोग में आती है और ये एक ज़्यादा जले हुए पेशेंट हैं उनकी जान बचाने के लिए की जाती है। कई बार छोटे बच्चे जल जाते हैं, उनके लिए उपयोग में आती है। तो ये मेनली बर्न्स के केसेस में आती है, कॉस्मेटिक सर्जरी में इसका उपयोग नहीं है। और ये मैं आपके थ्रू लोगों को अपील भी करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किन डोनेट करें। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है और बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है। कार्यक्रम को अंतिम दौर में मैं बढ़ाते हुए अपना आखिरी सवाल सुभाष मिश्रा सर से पूछना चाहूंगा। सर, आपने तमाम चर्चा को सुना, अभी तमाम मुद्दों पे हमारी बात हुई, संतुलन, कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ पे क्या तकलीफ आ रही है, सब बातें हमने जानी और कई ऐसी जानकारी भी हमें मिली कि जिससे हम देखेंगे कि हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में ये सब सुविधाएं बढ़ रही हैं। तो आप इसको किस प्रकार से इस परिचर्चा को देखते हैं? चूंकि हम यहाँ जनमंच में बैठे हैं, कला संस्कृति का भी ये केंद्र है और हम बहुत सारी बातें जब करते हैं यहाँ, तो यहाँ पर विनोद कुमार शुक्ल की कविता पीछे लगी हुई है, तो मुझे उनकी एक कविता डॉक्टरों की इस पूरी बातचीत में याद आती है कि सबसे गरीब आदमी की सबसे कठिन बीमारी के लिए सबसे बड़ा विशेषज्ञ डॉक्टर आए जिसकी सबसे ज़्यादा फीस हो। सबसे बड़ा विशेषज्ञ डॉक्टर उस गरीब की झोपड़ी में आके झाड़ू लगा दे जिससे कुछ गंदगी दूर हो, सामने की बदबूदार नाली को साफ कर दे जिससे बदबू कुछ कम हो। उस गरीब बीमार के घड़े में शुद्ध जल, शुद्ध म्युनिसिपल की नल से भरकर लाए, बीमार के चीथड़ों को पास के हरे गंदे पानी के डबरे से ना धोए, बीमार को सरकारी अस्पताल जाने की सलाह ना दे, कृतज्ञ होकर सबसे बड़ा डॉक्टर सबसे बड़े आदमी का इलाज करे और फीस मांगने से डरे। सबसे गरीब आदमी, सबसे गरीब बीमार आदमी के लिए सबसे सस्ता डॉक्टर भी बहुत महंगा है।
ये विनोद जी की कविता है। हरिशंकर परसाई कहते हैं कि इस देश के आदमी को ना तो एलोपैथी की जरूरत है ना होम्योपैथी की जरूरत है। इस देश के आदमी को सबसे ज्यादा यदि किसी चीज की जरूरत है तो वो सिम्पैथी की जरूरत है। दरअसल हमने देखा कि कोरोना काल में इलाज तो जो भी हो सकता था हुआ, डॉक्टरों ने जो भी कर सकते थे किए, पर डॉक्टरों ने लोगों को बहुत ढाढ़स बंधाया, बहुत हिम्मत दी और लोगों को बताया कि आप इससे डरो मत। और लोगों ने बिना दवाई के भी अपनी इम्यूनिटी जो है वो डॉक्टर की सलाह से उसको माना। मुझे लगता है कि इधर के दिनों में जब हम सोशल मीडिया के दौर में हैं तो बहुत सारी सलाह डॉक्टरों के नाम पर लोग देते हैं। अब वो सवाल ये नहीं होता कि वो डॉक्टर कौन है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसे फोरम होना चाहिए जहां पर अधिकृत रूप से कोई डॉक्टर जो उसके लिए अधिकृत है वो अगर उस बारे में सलाह दे, क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे जिस तरह का दुरुपयोग हो रहा है उसमें बहुत सारे इलाज नुस्खे, मतलब जो पढ़ा लिखा, मेरा एक दोस्त है यहाँ पे उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो डीएम एंडोक्राइनोलॉजी है, विप्लव बंदोपाध्याय, मेरे बचपन का दोस्त है। तो मैं मजाक में उससे कहता हूँ कि यार मुझे इतने लोग शुगर का इलाज बताते हैं कि तुम्हारी जरूरत ही नहीं लगती कई बार, तो ऐसे ही लोग पथरी का इलाज बताते हैं। तो हमारे देश में हर तीसरा चौथा आदमी जो है जिसने कभी मेडिकल कॉलेज की तरफ नहीं गया, जिसने पीएमटी का एग्जाम नहीं दिया, वो भी जो है वो दवाई बताने लगता है और लोग उसको मान लेते हैं। विदेशों में ये बात है कि जनरल स्टोर में भी, ऑस्ट्रेलिया में था तो कुछ दवाइयाँ जनरल स्टोर में मिल जाती है, पर बाकी दवाई के लिए बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती। हमारे यहाँ तो मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल स्टोर में जो लोग काम करते हैं, भले ही वो उनके पास फार्मेसी का सर्टिफिकेट होना हो, पर लोग उन्हीं से दवाई पूछ लेते हैं और वो बता देते हैं, लोग डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। दूसरा, अगर डॉक्टर के पास जाते भी हैं और एक दो दिन में उनकी तबीयत ठीक हो जाती, खास करके स्त्रियां, पहले तो वो अपनी बीमारी बताती नहीं है, और अगर बता भी दी, बहुत जोर दिया, तो अगर उनको दवाई मिल भी गई तो एक दो डोज खाने के बाद यदि उनकी तबीयत ठीक हो जाती है तो वो फिर दवाई छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे घरों में बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जिसके लिए भी एक फोरम होना चाहिए कि भाई जिन गरीब आदमियों को दवाई की जरूरत है और जिनके यहाँ बहुत अतिरिक्त में, जैसे कि आजकल भोजन होटल वाले देते हैं और लोग उसको इकट्ठा करते हैं साफ भोजन को और लोगों तक पहुंचाते हैं, दवाइयों के लिए भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि डॉक्टर सही सलाह दें, इसके लिए डॉक्टरों का कोई फोरम, इतने सारे डॉक्टरों के मैं फोरम को जानता हूं, पर ऐसा कुछ होना चाहिए कि उस फोरम पे डॉक्टर आके जो विशेषज्ञ डॉक्टर है, जैसे कि अभी डॉक्टर जावेद बता रहे थे, बहुत अच्छी जानकारी बताया, काल्ला जी ने बहुत अच्छी जानकारी बताई, तो ये जो जानकारी आप दे रहे हो उस पर कौन आदमी अधिकृत है बोलने के लिए या वो बताने के लिए, ये भी एक मुझे लगता है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया को सुबह से इलाज के लिए, मतलब मैं समझता हूँ शिक्षा के लिए, इलाज के लिए और बाकी दुनिया भर के ज्ञान के लिए लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरी बात ये थी कि अभी सरकार की बात हो रही थी, तो सरकार के जन घोषणा पत्र की बहुत इधर के दिनों में बात हो रही है और सरकार को लोग इस पे घेर भी रहे हैं कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र को उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जैसे करना था। पर अभी मैं देख रहा था कि वादे से ज्यादा, मुख्यमंत्री की विभाग की ओर से एक जानकारी आई है कि वादे से ज्यादा जो है, तो वादे से ज्यादा में उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत दवाई और जांच सुविधा भी निःशुल्क दी जाएगी। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए उच्चतम श्रेणी के चिकित्सकों को नियुक्त किया जाएगा। आधुनिक चिकित्सा सेवाएं युक्त अस्पताल बनाए जाएंगे। ये जन घोषणा पत्र था। इस पे सरकार ने बताया कि वादे से ज्यादा में हमने ये किया है कि इसके लिए हमने मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना लाई है। जटिल और गंभीर रोगों के इलाज के लिए 20 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता है। अभी तक 2643 प्रकरण में 79 करोड़ 57 लाख रुपए हम लोगों ने स्वीकृत किया, ऐसा सरकार ने अपने दावे में बताई है। एक और घोषणा पत्र था जिसमें सरकार ने हेल्थ को लेकर कहा था कि स्वास्थ्य का अधिकार छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को सर्वजन स्वास्थ्य योजना यूनिवर्सल हेल्थ केयर के अंतर्गत गुणवत्ता युक्त इलाज की सुविधा निःशुल्क दी जाएगी। यह सुविधा बाह्य रोगी और अस्पताल में भर्ती रोगी दोनों पे लागू होगी, ये सरकार ने कहा। इसके बाद उन्होंने कहा है कि बीपीएल परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक एवं एपीएल परिवार को 50,000 रुपए तक निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। सरकार का कहना है कि योजना से अब तक हमने
69 लाख परिवारों को, जिसमें बीपीएल के 60 लाख और एपीएल के 9 लाख परिवार हैं, अब तक हमने 36,43,000 मरीजों का इलाज कर 36,043 करोड़ रुपए की राशि के क्लेम सेटल किए। ये सरकार ने कहा है, वादे से ज्यादा जो उन्होंने अपना एक पर्चा जारी किया उसमें ये सरकार का दावा है। हम ये देखते हैं कि कुछ सवाल मेरे मन में, अभी हमने एक स्टिंग किया था, बाद में हमने उसको जारी नहीं किया। आयुष्मान कार्ड, अभी मैं सुबह जब अपनी जिम में था तो मैंने अपने जिम ट्रेनर से कहा कि आज मेरे यहाँ हेल्थ का कार्यक्रम, उसमें बहुत डॉक्टर आने वाले हैं, तो उसने कहा सर एक बात पूछना कि ये आयुष्मान कार्ड की बात तो बहुत हो रही है पर इससे हम लोगों को लाभ नहीं मिल रहा, लोग घुमा रहे हैं, ये उसने मुझसे कहा। अभी मुझे पता चलता है कि कुछ अस्पताल जो हैं वो गांव से बीच के आदमी के थ्रू कुछ लोगों को लाके 50 आदमी को, 100 आदमी को भर्ती कर लेते हैं और वो कोई उनको बीमारी नहीं होती है, उनको 2-4 दिन रखते हैं और उनकी क्लेम निकालते हैं। इस पर भी डॉक्टर राकेश गुप्ता ने पिछले 2-3 साल पहले का मुझे याद है कि एक डॉक्टर को घेराबंदी की थी। तो ये भी हो रहा है कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं उसमें इस तरह से भी जो सरकार की योजनाएं हैं उनको भी कहीं ना कहीं उससे ठोक में लाभ लेने की कोशिश हो रही है। तो हम जब गरीब आदमी के इलाज की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे समीकरण का जो संतुलन का समीकरण कर रहे हैं, इक्वेशन का बैलेंस का जो है बैलेंस का इक्वेशन कर रहे हैं, तो हमको ये मन में है, डॉक्टर इतने सब बैठे हैं, कि क्या डॉक्टरों के लिए बहुत सारे एथिक्स भी हैं और जो डॉक्टर गलत प्रैक्टिस करते हैं उनका लाइसेंस भी निरस्त करने की कार्रवाई होती है। तो ये जो आपके ग्रुप में इस तरह के जो बहुत सारे लोग हैं, जो थोड़े होंगे पर वो ये बहुत सारा काम कर रहे हैं जिससे कि एक पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है, तो इसको लेकर भी कुछ मॉरल कंडक्ट या कुछ बातचीत होती है क्या ग्रुप में, या उनको लेकर कहीं कोई चर्चा है क्या? जैसे लोग पहले एमआर या मेडिकल कंपनियों से दवाई लिख देते थे बड़े पैमाने पे और वो उनको प्लेजर ट्रिप में ले जाते थे, बाद में कुछ पे कार्रवाई हुई। तो ये भी एक प्रकार से मेरे मन में एक मीडिया कर्मी के नाते थोड़ी जानने की उत्सुकता है। तो जावेद साहब मुझे लगते हैं सीनियर हैं, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा इस पे बाकी प्रकार डॉक्टर भी डालेंगे, पर मैं चाहता हूँ इस पे भी थोड़ी बातचीत हो जाए। हमने तमाम चर्चा की, हमने सारे मुद्दों के बारे में बात की, सब कुछ जाना। आखिरी में हम क्या देख सकते हैं? स्वास्थ्य, मेडिकल एक प्रोफेशन या सेवा, कैसा वो रहेगा सर? क्या आपके प्रश्न के पहले जो सर ने कमेंट किया उस पर एक छोटा सा कमेंट है कि ब्लैक शिप तो हर प्रोफेशन में है और हर जगह रहेगा। वो तो मानव का स्वभाव है कि 100 में से 1-2 लोग जो हैं वो बेईमानी करेंगे और वो हर प्रोफेशन में रहता है। लेकिन जो डाटा बताया जा रहा है कि 100 लोग बस में भर के आए, अस्पताल में भर्ती हो गए और बिना कुछ किए पैसे निकल गए, ये थोड़ा सा फिशी लगता है, मतलब ये विश्वास योग्य नहीं लगता है। खास करके गवर्नमेंट का पूरा सेटअप है, एक आदमी आयुष्मान का हर अस्पताल में बैठा रहता है जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा लेता है, मतलब जिसको तनख्वाह सरकार देती है। तो ये इतना फर्जीवाड़ा जो है, और बहुत जेन्युइन लोगों के पैसे आयुष्मान में, जेन्युइन काम करने वाले को पैसे महीनों महीनों लटके रहते हैं। तो सिक्के के दोनों पहलू हैं। दूसरा मेरा एक रिक्वेस्ट है, इस फोरम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब बहुत हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए, अब हमें गरीबी को एक ऑर्नामेंट के रूप में यूज़ करना बंद करना चाहिए। वी आर वेल ऑफ, हम सब समृद्ध हों, और गरीब के नाम पे जो सारा कुछ परिचर्चा होती है, राजनीति होती है, उससे ऊपर उठें। तीसरा बात ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अल्टीमेटली एक संतुलन जरूरी है, एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। सोसाइटी में अच्छे दंड का प्रावधान हो, जो अच्छा कर रहा है उसकी प्रशंसा हो और जो खराब कर रहा है वो एक्सपोज भी हो और उसको उचित दंड मिले। अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम दंड नहीं देता है, ये हर प्रोफेशन में हो रहा है, समाज के हर वर्ग में हो रहा है। तो इसके लिए एक विवेचना जरूरी है। और उससे भी बुरी बात यह है कि जो अच्छा कर रहा है उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता है, तो वो एक गिल्ट में जी रहा है कि मैं अच्छा भी करके मेरे कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, ना सम्मान मिल रहा है, ना प्रोत्साहन मिल रहा है। पैसे की बात अलग है, लेकिन उचित सम्मान देना हमें शुरू ही करना चाहिए। हमारे साथ शकील साजिद जी जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे जो आज का कार्यक्रम रहा, स्वास्थ्य का क्या हाल है, क्या समझते हैं आप? तुमने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है
और बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ सोलंकी सर की कि अगर अच्छे लोग हैं तो थोड़े से बुरे लोग भी कहीं कहीं और हर विधा में है। जहां तक बात है, हम लोगों का जब बचपन था तो डीके हॉस्पिटल हुआ करता था। डीके हॉस्पिटल में 3 मंजिल पे 9 वार्ड हुआ करते थे। हम लोग वहां कोई भी भर्ती होता था मोहल्ले का तो जाके बाहर रुकते थे। बड़ा अच्छा लगता था, वहां जो खाना आता था उसको खाते थे। और उसी दौर में वहाँ के बहुत सारे डॉक्टर, जो आज डॉक्टर जावेद अली खान हैं, संदीप दवे हैं, राकेश गुप्ता हैं, काड़ला सर हैं, हमारे अख्तर साहब हैं, जो खेमका सर हैं, ये सब उसी दौर की पौध के लोग हैं। और मुझे ये बताते हुए बड़ा अच्छा होता है कि आज भी जब मैं डीके या मेकाहारा में जाता हूँ तो वहाँ डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव हैं, डॉक्टर मनोज साहू हैं, डॉक्टर योगेश्वर हैं। ये ऐसे, योगेश्वर तो बहुत छोटा बच्चा है, योगी कहते हैं उसे। ये ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है। तो ये कहना कि यहाँ पे अच्छा इलाज नहीं होता, मुझे तो ये लगता है कि कुछ मरीज के जो साथ आते हैं लोग, वो वहाँ की सुविधाओं से परेशान होते हैं और वो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल जाना चाहते। जहाँ तक प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैं 3-4 हॉस्पिटलों पे मैंने इलाज कराया और मुझे ये कहते हुए बड़ा फ़ख्र है कि वहाँ पे हमारे बड़े काबिल डॉक्टर हैं। डॉक्टर जावेद साहब ने कहा था, डॉक्टर जावेद साहब के लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि ये डॉक्टर जो खलीलुल्लाह थे आपके राष्ट्रपति के सलाहकार, उनके साथ डॉक्टर जावेद साहब काम किए हैं। हम लोगों के साथ डॉक्टर जावेद हॉकी खेले, यूनिवर्सिटी हॉकी टीम में थे। बचपन में हैदर अली साहब जो इनके पिता थे, उनके घर पे पूरे शहर की शतरंज की बिसात होती थी, तो ये स्कूल के आपके चैंपियन थे। कहने का मतलब है कि अब शहर के जो लोग हैं, काड़ला साहब ने बहुत सारे लोगों को खूबसूरत बना दिया है। हम लोग भी कई बार ऐसा लगता है कि ये इतना खूबसूरत तो था नहीं, और काड़ला साहब ने अब बताया कि इलाज थोड़ा सस्ता हो गया है, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे। हालांकि अब वो उम्र नहीं रही, लेकिन अच्छे रोल मिलते हैं सर कैरेक्टर आर्टिस्ट में, तो हम लोग भी ये कोशिश करेंगे। अभिनव ने बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया और मैं तमाम लोगों को, आप तमाम लोगों का, एशियन न्यूज़ की तरफ से आप तमाम लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आखिर में अब मैं सुभाष भैया जो भी कहना चाहते हो या अभिनीत जो कहना चाहता है उसके लिए मैं उसे माइक देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज हमने एक गंभीर विषय पे परिचर्चा की और सारे अहम मुद्दों पे बात की। इसमें हमने हमारे सारे जाने माने डॉक्टर्स और स्वास्थ्य संगठन से जुड़े लोगों पर हमने सबसे उनकी राय जानी। इसी तरह हमारे साथ जुड़ा रहेगा। धन्यवाद।